डार्क सीरीज एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की ये स्टोरी आपको इतनी हैरान कर देगी जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी डार्क सीरीज के 3 एपिसोड्स बना चुका हूँ। अगर आपने उन एपिसोड्स को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जरूर उनको चेकआउट करें और ऐसी आने वाली खौफनाक वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री के बारे में जिसमें कातिल ने कोई सुराग नहीं छोड़ा। पुलिस के पूरे जोर लगाने के बावजूद भी उन्हें इस केस में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये केस मानो पुलिस की पेंडिंग लिस्ट के अंदर फाइलों के नीचे कहीं दब के रह गया हो। पर तभी कुछ ऐसा होता है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उस विक्टिम की आत्मा खुद आकर ना सिर्फ अपने कातिल का नाम बताती है बल्कि इस केस से जुड़ी कई ऐसी डिटेल्स बताती है जो कि इतनी ज्यादा एक्यूरेट है और उससे पूरा केस भी सॉल्व हो जाता है, पर आप उस पर विश्वास नहीं कर पाओगे। ये स्टोरी है टेरेसेटा की, जिसका जन्म फिलीपींस में हुआ था, बट अपनी हायर स्टडीज की वजह से वो यूएसए शिफ्ट हो जाती है। वहां पर वो एक रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट बनती है। टेरेसेटा अपने थेरेपिस्ट की जॉब से और अपनी लाइफ से काफी खुश थी। वो दिन में जॉब करती और शाम को अपने कुछ अपार्टमेंट के बच्चों को पियानो भी सिखाया करती थी। तभी एक दिन 21 फरवरी 1977 की शाम करीब 7 बजे वो अपने एक फ्रेंड श्रेत से कॉल पर बात कर रही होती है और अचानक उसे याद आता है कि आज शाम 7 बजे उससे उसका एक और फ्रेंड मिलने आने वाला है और उसके आने से पहले उसे कुछ जरूरी काम करने हैं। वो अपने फ्रेंड को ये सब बताकर कॉल काट देती है और अपने उस जरूरी काम की तैयारी में जुट जाती है। कुछ टाइम बाद करीब 8:40 पर टेरेसेटा के पड़ोसियों को उसके अपार्टमेंट में से धुआं निकलता हुआ दिखता है। वो फटाफट इस चीज को स्वीपर और सिक्योरिटी गार्ड को बताते हैं। जब वो अपार्टमेंट का स्वीपर उधर से निकलते हुए उस धुएं को देखता है तो वो फौरन बिना देरी किए इमरजेंसी नंबर पर कॉल लगाता है और फायर फाइटर की एक टीम को तुरंत बुला लेता है। कुछ टाइम बाद फायर फाइटर की एक टीम उस लोकेशन पे पहुंचती है। कुछ देर के संघर्ष के बाद फायर फाइटर्स की टीम टेरेसेटा के अपार्टमेंट की आग बुझाकर अपार्टमेंट में एंटर करती है। वहां पर टेरेसेटा के बेड पर लगी आग को बुझाने के बाद फायर फाइटर्स की टीम को पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सोचा समझा मर्डर है। वो वहां देखते हैं कि किसी ने टेरेसेटा की लाश को उसी के मैट्रेस में दबाकर आग लगाई थी। उसकी लाश को इन्वेस्टिगेट करने पर पुलिस को एक बड़ा सा खंजर बरामद होता है, जिससे एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि किसी ने टेरेसेटा का मर्डर करने के बाद सारे सबूतों को मिटाने के लिए उधर आग लगाई थी। जी हाँ दोस्तों, मर्डरर ने पहले एक बड़े से खंजर को टेरेसेटा के सीने में गाड़ा और फिर उसकी लाश और बाकी के सारे सबूतों को मिटाने के लिए उसे उसी के मैट्रेस में लपेट कर दबाकर आग लगा दी। डिटेक्टिव जब बाकी के क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो देखते हैं घर का सामान इधर उधर पड़ा है, जिससे वो ये बात समझ जाते हैं कि मर्डर करने से पहले टेरेसेटा ने बचने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी। स्टार्टिंग में डिटेक्टिव्स को ये केस एक रेप केस की तरह लगता है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के आने के बाद ये चीज साफ हो जाती है कि ये कोई रेप केस नहीं था, ये एक मर्डर ही था जिसे टेरेसेटा के किसी आपसी दुश्मनी रखने वाले ने अंजाम दिया था। क्राइम सीन पर ज्यादातर सबूत जल चुके थे, पर तभी इन्वेस्टिगेशन टीम को एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है गेट थिएटर टिकट्स फॉर एएस। रूम के जलने के चलते ये भी बताना मुश्किल था कि टेरेसेटा के रूम से कुछ गायब तो नहीं है। अब ये एएस नाम का शख्स आखिर था कौन? इसका असली नाम क्या था? इसका इस मर्डर में कोई हाथ था या ये इस केस में एक बहुत बड़ी लीड दे सकता था?
इन सब सवालों का जवाब पता लगाना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि टेरेसिटा एक ऐसी औरत थी जो दूसरों से काफी कम घुलती मिलती थी और उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे, और जो थे भी उन्हें इस एएस नाम के शख्स के बारे में कुछ नहीं पता था। टेरेसिटा के दोस्त ये बताते हैं कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और वो अपना ज्यादातर टाइम काम में ही बिताया करती थी। पहले उसने कुछ लड़कों को डेट जरूर किया था, पर शादी नहीं की थी। इस मर्डर को अंजाम देने वाला एक मास्टरमाइंड था। उसने अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से पुलिस का इस केस को सॉल्व करना बहुत मुश्किल था। इस मर्डर को सॉल्व करते करते कई महीने बीत गए, पर तब भी डिटेक्टिव और पुलिस को कोई लीड नहीं मिली जिससे वो इस केस को थोड़ा भी समझ पाते। लेकिन एक दिन टेरेसिटा की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले डिटेक्टिव स्टैचुला को एक लेटर मिला। उस लेटर में टेरेसिटा केस के रिगार्डिंग इवेल्सन पुलिस स्टेशन को कॉल करने को कहा गया था। डिटेक्टिव बिना देरी किए पुलिस स्टेशन में कॉल मिलाते हैं, जहां उन्हें टेरेसिटा केस के रिगार्डिंग एक गवाह मिलता है जिसका नाम डिटेक्टिव जोसे है। जब डिटेक्टिव ने डॉक्टर जोसे से सवाल किए तो उन्होंने इस केस के रिगार्डिंग काफी अहम जानकारियां दी, पर जब डिटेक्टिव ने डॉक्टर से ये पूछा कि आखिर इस केस के बारे में आपको इतना सब कुछ पता कैसे है, तो डॉक्टर ने कुछ ऐसा जवाब दिया जिसको सुन के सब दंग रह गए। डॉक्टर जोसे बताते हैं कि उनकी वाइफ रेमी के अंदर टेरेसिटा की आत्मा आती है और उसी ने उन्हें इतनी सारी जानकारी दी है इस केस के रिगार्डिंग। ये सब सुन के डिटेक्टिव पहले तो इस चीज को नकारते हैं, पर जब वो सारी कड़ियों को मिलाते हैं उन्हें पता चलता है कि जो सब डॉक्टर जोसे ने बताया वो सब कुछ कहीं ना कहीं सच हो सकता है, क्योंकि पहली बार उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो गुत्थी वो सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इतने महीनों से, जिस केस को सॉल्व करना लगभग इम्पॉसिबल था, डॉक्टर जोसे की सारी बताई गई बातें उस केस पे परफेक्ट फिट बैठ रही थी। और ना चाहते हुए भी डिटेक्टिव्स को लग रहा था कि डॉक्टर सच बोल रहे हैं। डॉक्टर पूरी बात बताते हैं। वो बताते हैं कि उनकी वाइफ रेमी को कुछ टाइम पहले सपने आना शुरू होते हैं, जिसमें उसे दिखता है कि कोई अनजान आदमी एक औरत का कत्ल कर रहा है। और फिर एक दिन जब रेमी सो रही थी तो वो नींद में सोते सोते कुछ बड़बड़ाने लगती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जो वो बड़बड़ा रही थी तो ये नॉर्मल रेमी की आवाज नहीं थी। डॉक्टर उसे करीब से जाकर सुनते हैं। ऐसी डरावनी आवाज डॉक्टर ने कभी अपने वाइफ के मुंह से नहीं सुनी थी। तभी रेमी उस डरावनी आवाज में बोलती है, टेरेसिटा का कत्ल एलन शाओरी नाम के एक आदमी ने किया है। हाँ दोस्तों, यही था वो बंदा, एएस एलन शाओरी। वही उस रात टेरेसिटा के घर पर टीवी ठीक करने गया था और उसी ने बड़ी बेरहमी से टेरेसिटा को मौत के घाट उतार दिया। फिर रेमी ने उस डरावनी आवाज में बोला कि वो पुलिस को जाकर सारी बातें बताए और टेरेसिटा के असली कातिल को सजा दिलवाए। डॉक्टर जोसे पेशे से एक डॉक्टर थे, इसीलिए उन्होंने इस केस के ऊपर कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। हालांकि वो ये सब सुनकर डर जरूर गए थे और उनके मन में एक बार को एक ख्याल आया कि मैं क्यों ना ये सारी बातें जाकर पुलिस स्टेशन में बताता हूँ, और अगर ये सब वो पुलिस को जाके बताते तो शायद पुलिस वाले भी उनका मजाक बनाते और ये कहते कि वो खुद तो एक डॉक्टर है और ऐसे अंधविश्वास पे बिलीव कर रहे हैं। पुलिस को छानबीन करने के लिए एक पक्की गवाही चाहिए होती है, इसीलिए डॉक्टर जोसे पहले इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन फिर एक और बार जब रेमी सोती है तो वो वापस नींद में वैसी ही आवाजें निकालना शुरू कर देती है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आवाज ना केवल डरावनी थी बल्कि उसमें उसके साथ साथ बहुत गुस्सा भी भरा हुआ था। फिर टेरेसिटा की आत्मा ने डॉक्टर जोसेफ को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने टेरेसिटा के कातिल को सजा दिलवाने में पुलिस की मदद नहीं की और ये सारी कहानी पुलिस को जाकर नहीं बताई
तो उनको इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये सब सुन के डॉक्टर जोसेफ बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, पर डरते डरते वो टेरेसिटा की आत्मा से एक सवाल पूछते हैं। वो बोलते हैं कि बिना सबूत के कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, और अगर ये स्टोरी वो पुलिस को जाकर बता भी देते हैं तो पुलिस भी उनका सिर्फ मजाक ही बनाएगी। डॉक्टर के ये कहने पर टेरेसिटा की आत्मा डॉक्टर को बताती है कि एरन ने टेरेसिटा के कत्ल के बाद उसकी ज्वेलरी को भी चुराया था, और अब वो ज्वेलरी उसकी गर्लफ्रेंड के पास है। टेरेसिटा की आत्मा ने तभी डॉक्टर को कुछ ऐसे लोगों के नाम भी बताए जो उसकी इस ज्वेलरी की पहचान बड़े आराम से कर सकते थे। जब डिटेक्टिव इसको क्रॉस चेक करने के लिए एरन की गर्लफ्रेंड के घर पे जाते हैं तो उन्हें वही ज्वेलरी बरामद होती है, और ठीक उसी जगह से जहां से उस आत्मा ने डॉक्टर को बताया था। उसकी कही हुई एक एक बात सच साबित होती है। डिटेक्टिव्स एलन के बारे में छानबीन करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि एलन भी पहले उसी हॉस्पिटल में काम किया करता था जिसमें टेरेसिटा रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट थी। टेरेसिटा के साथ काम करने वाली एक महिला ने यह भी बताया कि एलन टेरेसिटा के घर जाया करता था कभी कभार उसके घर के इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स को ठीक करने, लेकिन एलन की गर्लफ्रेंड के घर से मिले हुए ये ज्वेलरी कहीं से भी ये साबित नहीं कर पा रही थी कि एलन ही असली कातिल है, क्योंकि उसके वकील का ये कहना था कि एलन टेरेसिटा के घर पे तब गया था जब वो जिंदा थी, और मौका देखते ही उसने उस ज्वेलरी को चुराया था। तो ये एक चोरी का मामला जरूर था, पर मर्डर का नहीं। और जैसा कि ये सब कहानी एक आत्मा के द्वारा बताई गई थी जो कि सीधी तो फिट बैठ रही थी इस केस के ऊपर, पर जानकारी का सोर्स स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से कोर्ट के जज एरन को सजा नहीं दे सकते थे। पर जज के इस फैसले से वो आत्मा बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और जो भी लोग इस केस के अंदर इन्वॉल्व थे अब उन सबको एक वैसे ही सपने आने लगे जैसे जोसे की वाइफ को आते थे। जो भी इस केस में इन्वॉल्व था उन सब के लिए मुश्किलें दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही थी, और उस आत्मा का गुस्सा भी बढ़ता चला जा रहा था। फिर एक दिन टेरेसिटा की आत्मा फिर से जोसे की वाइफ के अंदर आती है, और इस बार वो जोसे को केस से जुड़ी वो हर एक डिटेल देती है जो इस केस को पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए जरूरी थी। वो हर एक बात जोसे को समझाती है कि आखिर कैसे एलन टीवी ठीक करने के बहाने उसके घर आया था, और फिर उसने कैसे उसका मर्डर किया सिर्फ कुछ ज्वेलरीज और पैसे चुराने के लिए। और फिर क्राइम सीन को ऐसा दिखाया गया कि ये जैसे कोई रेप केस हो, और फिर सारे जरूरी सबूतों को मिटाने के लिए रूम में आग लगा दी। जब इस टेरेसिटा केस से जुड़ी हर एक डिटेल डॉक्टर जोसे ने डिटेक्टिव्स को बताई, तब ये केस पूरी तरह से सॉल्व होता है, और इसके बाद डिटेक्टिव्स एक रिपोर्ट बना के ऑफिशियल्स को देते हैं। और जब ये मामला पूरी तरह से सामने आ जाता है और ये स्टोरी सबके सामने आ जाती है, इतना सब कुछ होने के बाद एलन भी ये कबूल कर लेता है कि हाँ उसी ने टेरेसिटा का मर्डर किया, और उसके बाद कोर्ट उसे 20 साल की सजा सुनाती है। ये केस दुनिया भर में मशहूर हुआ क्योंकि इसकी कहानी खौफनाक होने के साथ साथ अविश्वसनीय भी थी, और दुनिया भर में इस केस को नाम दिया गया वॉइस फ्रॉम द ग्रेव। अगर आपने ये स्टोरी यहाँ तक देखी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।